हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जेनेटिक्स। एक बीएससी नर्सिंग के अंदर एक सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है जेनेटिक्स। काफ़ी छोटी सब्जेक्ट है, पर इसको कॉलेजों के अंदर या तो पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है तो बहुत बड़ा बना कर पढ़ाया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर उन्हीं टॉपिकों को लेकर बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और लगभग इस वीडियो से 90 से 95% तक आपका सिलेबस जेनेटिक्स का कंप्लीट भी हो जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज के नोट्स भी इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या हम आपको पर्सनली टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट में करना है सर पीडीएफ ये लिखना है, हम आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। तो बात करें जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स से एक फार्मा पैथोजेनेटिक्स का एक ही पेपर होता है जिसके अंदर जेनेटिक्स भी अपने आप में रोल अदा करती है। 12 नंबर की जेनेटिक्स से पूछी जाती है ना। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आती है। RUHS हो या चाहे इंडिया के अंदर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, जेनेटिक्स जहाँ भी आ रही है 1 घंटे की ये वन शूट क्लास रहेगी। विद इन 1 आवर के अंदर मैं ऐसे जेनेटिक्स आपको लपेटूंगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप चाहे एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जाओगे, मैं गारंटी की नहीं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर जरूर गेन कर लोगे अगर 12 नंबर की जेनेटिक्स आती है तो, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले 2 लाइनों के साथ शुरू करूँगा कि ज़मीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो आपको ज़मीन पे बैठे बैठे सपने नहीं सजोने हैं कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे वैसे ये चीज़ें नहीं करनी है ना। तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की भी ज़रूरत है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली यूनिट आती है, वो आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है करते हैं बात। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक्स क्या होती है, एक साइंस की ब्रांच होती है दैट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशन, हेरिडिटी, ऑर्गेनिज्म। जो किसके साथ डील करती है, जीन की स्टडी करने के अंदर, जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करने के अंदर, और जो वेरिएशन होता है हेरिडिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी भी स्टडी करवाती है। वो क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जेनेटिक एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन जीन की स्टडी करते हैं, उसके साथ ही जेनेटिक मटेरियल और वेरिएशन हेरिडिटी जो ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के अंदर होती है उसकी स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर 3 शब्द आए हैं, एक आया है वेरिएशन, एक आया है जीन, एक आया है हेरिडिटी। तीनों को ही अलग अलग टाइप से बात करेंगे कि क्या होते हैं, है ना। अगली बात आती है कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्या होता है, तो डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम पेरेंट स्पीशीज, यानी कि सेम प्रजाति के अलग अलग जीव क्या कहलाते हैं, वेरिएशन कहलाते हैं। बात समझ में आई। इसके अलावा जीन, जीन की बात करें तो द टर्म जीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जीन शब्द एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मीन होता है फॉर बर्थ, यानी कि जो जन्म से प्राप्त होते हैं वो जीन होते हैं। स्कोप ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स का नर्सिंग के अंदर क्या रोल है। ठीक है, जेनेटिक एक्सप्लेन अबाउट द हेरिडिटी पैटर्न इन ऑफ स्प्रिंग। इन जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी पैटर्न को एक्सप्लेन करती है। इट इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ ए नर्स अबाउट हेरिडिटी पैटर्न, एक नर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करती है हेरिडिटी से रिलेटेड। इट एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन हेरिडिटी डिसऑर्डर इन ऑफ स्प्रिंग। इट एक्सप्लेन अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक्स डिसऑर्डर इन नेक्स्ट जनरेशन इन ए कपल। जेनेटिक्स क्या करती है, एक काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है जिसके अंदर बताती है कि इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में होने वाली अगली संतति के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। अगला रोल होता है इट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ ए हेरिडिटी डिसऑर्डर इवन ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। और बर्थ से पहले ये क्या करती है, जो भी हेरिडिटी डिसऑर्डर होते हैं जो यूटेराइन लाइफ के अंदर, उनको डायग्नोसिस करने के अंदर भी लाइफ हेल्प करती है। कौन करती है, जेनेटिक्स। इट एक्सप्लेन अबाउट द म्यूटेशन देयर कोज ऑफ टाइप अफेक्ट द इंडिविजुअल एज वेल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। और ये म्यूटेशन के कोज और एक इंडिविजुअल के अंदर क्या अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी बताती है। कौन बताती है, जेनेटिक्स। अगला आता है इट एक्सप्लेन अबाउट पेरेंटल डायग्नोसिस टेस्ट। ये डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में बताती है, प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में।
इसके अलावा इट एक्सप्लेन अबाउट ब्लड ग्रुपिंग एंड पॉसिबिलिटी इन द नेक्स्ट जनरेशन, और ये ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताती है नेक्स्ट जनरेशन के रिलेटेड। अगला आता है जेनेटिक्स एक्सप्लेन अबाउट जीन थेरेपी। जेनेटिक्स क्या करती है, जीन थेरेपी के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। इसके साथ ही इंडिकेट टाइप एंड मेथड, और जीन थेरेपी के टाइप और मेथड्स के बारे में भी क्या करती है, बताती है। इसके बाद अगली चीज़ आती है, वो आती है इट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक्स काउंसलिंग, रोल ऑफ ए नर्स इन जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्कोप इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसका रोल एक और होता है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनका प्रिवेंशन करना, उनका डायग्नोसिस करना, जेनेटिक काउंसलिंग करना और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करना, ये सारा क्या होता है, जेनेटिक्स का रोल होता है एक नर्सिंग के अंदर। अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, है ना। मैं जो पहला है हेरिडिटी इज ए ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग एंड इंडिविजुअल करेक्टर। यानी हेरिडिटी क्या होती है, पेरेंट से उनके संतति के अंदर आती है। जीन दैट में रिप्लेस वन अनदर एट द सेम लोकस आर कॉल्ड एज एलील और एलिलोमॉर्फिक जीन। जीन क्या होते हैं, रिप्लेस होकर एक दूसरे के समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं, या एलिलोमॉर्फिक जीन भी कहलाते हैं। जीन आर लिंक विथ ईच अदर, और जीन क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं ऑन ए क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर होते हैं। दीज लिंकेज आर मोर मार्क विथ नियर बाय जीन, और ये क्या होते हैं, जीन से लिंक होते हैं। दी ऑब्जर्व करेक्टर एक्सप्रेस द जीन इज कॉल्ड फेनोटाइप, और जो जीन प्रभावित दर्शाते हैं उनको कहते हैं फिनोटाइप। और दिस सेट पैटर्न ऑफ जीन प्रेजेंट इन, और जो जीन एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं वो कहलाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को पढ़ के जाना है। अगला आता है रोल ऑफ नर्स डीलिंग विथ जेनेटिकली इल पेशेंट। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि एक नर्स का क्या रोल होगा जेनेटिकली इल पेशेंट के अंदर। तो पहला रोल है नर्स हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलो अप न्यू पॉजिटिव केस। यानी नर्स क्या करती है, फॉलो अप करती है, जो भी न्यू केस आता है उसको फॉलो अप करना है। सी हैज ए रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड इवालुएटिंग द केस। और वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंटिंग करती है, मैनेजमेंट करती है और इवाल्यूएशन करती है जो भी केस आता है उसको। सी हैज रोल इन एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक टेस्ट टू बी डन, और ये जेनेटिक टेस्ट के बारे में भी बताती है। सी हेल्पिंग इन मॉनिटर क्लाइंट, सी हेल्प इन कोऑर्डिनेट सर्विसेज द इंडिविजुअलाइज एंड फैमिली अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसके बाद सी हेल्प डॉक्टर इन डेवलपिंग द इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द क्लाइंट, और डॉक्टर की भी हेल्प करती है नर्स जब क्लाइंट का इंडिविजुअल प्लान बनता है। सी एक्ट एज ए इंटरमीडिएटर बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट फैमिली मेम्बर, और एक इंटरमीडिएटर के रूप में नर्स काम करती है डॉक्टर और पेशेंट फैमिली मेम्बर के बीच में। अगला आता है इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑफ फैमिली, यानी एक जेनेटिक कंडीशन से फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। If these genetic deformities individual in the family is affected all other family member as well as society as follows। पहला होता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब होता है देयर इज मेंटल ट्रॉमा फॉर फैमिली इन केस ऑफ बर्थ ऑफ ए फिजिकल और हैंडीकैप्ड चाइल्ड। यानी जो ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं उस कंडीशन के अंदर जो बच्चे का बर्थ होता है वो क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड होता है। डिप्रेशन में डेवलप इन फैमिली मेंबर एंड पेरेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, और डिप्रेशन भी क्या करता है, अगली पीढ़ी के अंदर डेवलप होने का चांसेस रहता है। देयर इज फीलिंग इन ऑफ इनसिक्योरिटी, और उससे क्या रहती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, डर बना रहता है। अगला आता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट का मतलब होता है द अफेक्टेड चाइल्ड में बी प्रॉब्लम फॉर अदर, यानी कि अदर से भी अफेक्ट होता है। देयर इज फेलियर टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इन स्कूल, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, फेलियर होता है। फेलियर टू गेट ए जॉब, और जॉब लेने के अंदर भी फेलियर रहता है। मैरिटल प्रॉब्लम में आल्सो अगर, और उससे मैरिज प्रॉब्लम के अंदर भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगला आता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। सच इंडिविजुअल आल्सो प्रोड्यूस इकोनॉमिकल बर्डन ऑन द फैमिली, देयर में बी इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, और उसे क्या होता है, इकोनॉमिकल बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है फैमिली ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंस एजुकेशन, और उससे इन एजुकेशन का खर्चा बढ़ जाता है
और अदर खर्चे भी क्या बढ़ जाते हैं। अगला आता है क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, है ना। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, है ना। यानी कि किसी भी जीन का रीअरेंजमेंट होना या क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट होना, उसकी स्ट्रक्चर का चेंज होना क्रोमोसोमल एब्रीएशन कहलाता है। क्रोमोसोम्स ऑफ ईच स्पीसीज हैज क्रोमो स्पेसिफिक नंबर एंड मॉर्फोलॉजी। अगला आता है स्ट्रक्चर एब्रीविएशन। स्ट्रक्चर एब्रीविएशन का मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का क्या जाता है, चेंज आ जाता है। दीज अकर ड्यू टू ए लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ए रीअरेंजमेंट इन द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दे इंक्लूड डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ring formation and translocation. Deletion, a portion of these chromosomes is mistake or deleted. डिलीशन का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम का कहीं ना कहीं क्या होना, डिलीट होना। ये पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड, है ना। नॉन डिसऑर्डर इंक्लूड होल्प हिचॉन सिंड्रोम। इसके अलावा डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, उसका डबल होना, यानी डुप्लीकेट कॉपी बनना। ये पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा जीन मटेरियल, यानी एक एक्स्ट्रा जीन का आना, यानी कि ट्राइसोमी होना। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है व्हेन ए पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दे आर टू मेन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इन ए reciprocal ट्रांसलोकेशन और सेगमेंटल, टू डिफरेंट क्रोमोसोम हैव बीन एक्सचेंज। इन्वर्जन का मतलब होता है एक पोर्शन जो क्रोमोसोम का होता है वो टूटना बंद हो जाता है और वो अपसाइड या रीअटैचमेंट हो जाता है। अगला आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, द चेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, रिजल्टिंग ऑफ ए वेरिएंट फ्रॉम ऑफ द मे transmitted to the subsequent generation caused by a alteration of single base unit in DNA, deletion, insertion और rearrangement of। कहने का मतलब ये होता है कि एक जीन की स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन पैदा होता है जिससे जेनेटिकली क्या होता है, अल्ट्रेशन आ जाता है, चाहे उसके डीएनए के अंदर, चाहे आरएनए के अंदर, चाहे उसका इंसर्शन हो जाए, चाहे रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसके बाद आती है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीन म्यूटेशन का इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, पहला म्यूटेशन और सीरीज ऑफ म्यूटेशन अकर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन दैट चेंज द फंक्शन और रेफर टू जीन म्यूटेशन। पहला होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्शन और एडिशन ऑफ ए बेस इनटू द जीन सीक्वेंस, यानी बेस का जीन सीक्वेंस के अंदर ऐड होना, ऑफन नॉन एज एडिशन म्यूटेशन कहा जाता है। अगला आता है डिलीटेशन। डिलीटेशन का मतलब होता है कि सम बेस क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं एक जीन के सीक्वेंस से। इन्वर्जन का मतलब होता है सम जीन सीक्वेंस इन्वर्ट होकर क्या होते हैं, ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर जुड़ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक समान, व्हेन सम बेस ऑफ जीन सीक्वेंस आर रिप्लेस बाय अदर बेस, और वो क्या हो जाते हैं, अदर बेस के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है सम बेस डुप्लीकेट इन जीन सीक्वेंस। अब हेरिडिटी डिसऑर्डर म्यूटेशन से कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, दूसरा होता है फैनकोनी एनीमिजिया, अगला होता है हेरिडिटी रेटिनोब्लास्टोमा, अगला होता है हेरिडिटी एटेक्सिया, अगला होता है टेलेंजिएस्टिया, अगला होता है रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर क्या रोल होता है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। जेनेटिक काउंसलिंग आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। जेनेटिक काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ केयर टीम के अंदर। दे वर्क with patient and their family to help the understand genetic testing, guide them through the process, help them make informed choice based the genetic testing result। और जेनेटिक काउंसलिंग क्या करती है, पेशेंट और उसकी फैमिली को समझने के अंदर हेल्प करती है जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू, और क्या क्या रिजल्ट आते हैं उनके थ्रू। जेनेटिक काउंसलर वर्क विथ डॉक्टर एंड अदर मेंबर टू हेल्थ केयर टीम टू हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर फैमिली हिस्ट्री मीन्स them decide genetic test to test result may make best treatment choice।
यानी जेनेटिक काउंसलर होते हैं वो डॉक्टर के साथ या अदर हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प करती है जेनेटिक टेस्ट करवाने के अंदर और पेशेंट की फैमिली को समझाने के अंदर, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके जेनेटिक टेस्ट करवाने को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर, और एक बेस्ट ट्रीटमेंट चूज कर सकें। अगली बात आती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी खूब पूछा जाता है। सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये पैथोलॉजी का पार्ट है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट सेल दो या दो से अधिक डॉटर सेल के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन यूजुअली अकर ए पार्ट ऑफ लार्जर सेल साइकिल, और एक लार्जर सेल साइकिल का एक पार्ट होता है। दे आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, माइटोसिस एंड मियोसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम when people refer to cell division they mean mitosis, the process of making. Meiosis is the type of cell division that create egg and sperm cell. जो meiosis का टाइप होता है वो egg and sperm cell का क्या करता है, निर्माण करता है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस इज ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। माइटोसिस एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है लाइफ की। ड्यूरिंग माइटोसिस ए सेल डुप्लीकेट ऑल ऑफ दीज कंटेंट। इन सेल क्या होती है, सेल है ना, और जो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेल का डुप्लीकेशन होता है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो, कंटेंट का मतलब ये होता है कि इसके जीन है, इसके क्रोमोसोम है, ये सब क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग इट्स क्रोमोसोम्स एंड स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि एक दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, बिकॉज द प्रोसेस इज सो क्रिटिकल। और ये प्रोसेस क्या होती है, क्रिटिकल होती है। द स्टेप आर माइटोसिस आर केयरफुली कंट्रोल बाय ए नंबर ऑफ जीन। और ये केयरफुली कंट्रोल करती है नंबर ऑफ जीन को। व्हेन माइटोसिस इज नॉट ए रेगुलेटेड करेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ए कैंसर कैन रिजल्ट। और जो माइटोसिस होती है वो कंट्रोल में नहीं होती है, और जब कंट्रोल में नहीं होती है तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम का रूप भी ले सकती है, जैसे कि कैंसर। कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, और वो इसी का कारण है माइटोसिस का। बात समझ में आई होगी यहाँ तक? अगर समझ में आई है तो एक बार कमेंट करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगली बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब ये होता है कि दी अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस इंश्योर द ह्यूमन हैज दी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच जनरेशन। इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ फ्रॉम। यानी इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, यानी 46 टू 23 टू फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। ठीक है। When the sperm and egg cell united the conception and it contribute 23 chromosome, so that resulting embryo will have the usual 46 meiosis. Also allow genetic variation through a process of DNA shuffling while egg cells and dividing. अब टाइप ऑफ सेल डिवीजन की बात करें, दो प्रकार की। पहली होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होती है, एक पेरेंट सेल होती है और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है मियोसिस। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से डीएनए का रेप्लिकेशन होके और आधी आधी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई होगी यहाँ तक? आज के बाद बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए इज मेड ऑफ मोलिकुलर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक मोलिकुलर से बना हुआ होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन द फॉस्फाइड ग्रुप। और ये क्या करते हैं, फॉस्फाइड ग्रुप को रखते हैं। ये सुगर फ्रॉम ए नाइट्रोजन बेस। द फोर टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। इसे याद रखना जरूरी है, ATGC। और आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन की जगह है यूरेसिल आ जाता है, ये ध्यान रखना। दी फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये डीएनए है। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो दी सुगर इज ए बैकबोन ऑफ डीएनए। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज बेस ऑफ रिपीटेड पैटर्न ऑफ सुगर ग्रुप एंड phosphate group. The full name of DNA is deoxyribonucleic acid. Give you the name of sugar present deoxyribose. Deoxyribose एक modified another sugar cell the ribose। बोर नहीं होना है, ये बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं जेनेटिक के साथ साथ पैथोलॉजी को भी लपेट रहा हूँ।
आप ध्यान रखना, पैथोलॉजी के भी कुछ टॉपिक आपको इसके अंदर देखने में मिल रहे हैं, है ना, और ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। अगला आता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब होता है एन इंडिविजुअल में कैरी ओनली टू ओनली एलील्स, यानी एक जीन दो एलील्स को रखता है, उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। इन ए पॉपुलेशन दीज आर एनी नंबर ऑफ एलील फॉर ए जीन। ABO ब्लड टाइप ऑफ जीन इज एग्जाम्पल ऑफ जीन विथ मल्टीपल एलील। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है ना, ये मल्टीपल एलील्स का क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो रिसिपेंट होता है, जीनोटाइप प्रेडिक्ट एंटीबॉडी इन द सीरम। डोनर होता है जीनोटाइप प्रेडिक्ट शुगर ऑन द रेड ब्लड सेल। यानी कि कुल मिला के यह है कि ABO ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वेरिएंट एंड इनहेरिटेंस। यह कोई काम का टॉपिक है नहीं। अगली बात करते हैं मेंटल हिस्ट्री, है ना। तो मेंटल हिस्ट्री में क्या आता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है जो एक वर्क करता है किस पर, पी प्लांट पर, यानी मटर के पौधे पर, और डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और वो क्या करता है, जो ये अपव्यय नियम होते हैं, स्वतंत्र अपव्यय नियम वगैरह, वो क्या करता है, डिस्कवर करता है। इसके 3 लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं, 3। पहला होता है दी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। Each inherited trait that defined by a gene pair, parental gene, are randomly separate of the sex cell. That sex cells contain only one gene of pair. Offspring therefore inherit one genetic allele from each parent when sex cells united in fertilization. यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीन का पेयर होता है वो क्या होता है, रैंडमली सेपरेट हो जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोरमेंट, है ना। ऊपर वाला था प्रभाविता का नियम, यह है पृथक्करण का नियम। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर sorted सेपरेटली फ्रॉम वन अनदर सो दैट इनहेरिटेंस टू ट्रेट इट नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस टू अदर। अगला आता है तीसरा द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन स्वतंत्र अपव्यय का नियम। एन ऑर्गेनिज्म विथ अल्टर्ड फॉर्म ऑफ जीन विल एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ डोमिनेंट, यानी कि ये हमेशा ही अल्टर्ड नहीं होते हैं। अगला आता है यूनिट 2 डेफिनेशन। जीन म्यूटेशन इज ए परमानेंट चेंज इन द DNA बेस्ड सीक्वेंस। ये म्यूटेशन के बारे में, जीन म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि परमानेंट चेंज होना DNA के सीक्वेंस के अंदर। टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो लगभग 8 प्रकार के म्यूटेशन हमारे यहाँ दिए गए हैं। पहला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है नेचुरली विथआउट एनी नॉन कोज, यानी बिना किसी कारण के ही चेंज हो जाना। इसके अलावा अगला है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन का मतलब होता है कि फिजिकल और केमिकल एजेंट वो क्या करता है, म्यूटेशन करवा देता है, इसे कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कि म्यूटेशन एक बॉडी सेल या रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। केमिकल म्यूटेशन का मतलब होता है म्यूटेशन अकर इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड दीज पास नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द गेमेट्स। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है नॉर्मल जीन अंडरगो द म्यूटेशन द प्रोसीजर ए म्यूटेशन फिनोटाइप इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन का मतलब होता है एक व्हेन ए म्यूटेशन अकर इन द म्यूटेशन जीन एज रिस्टोर द नॉर्मल फिनोटाइप, यानी कि जो म्यूटेशन के अंदर जो म्यूटेशन जीन होती है वो रिस्टोर हो जाती है नॉर्मल फिनोटाइप के अंदर, कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन। इसके अलावा मैक्रो और माइक्रो म्यूटेशन का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है अफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लार्ज, और माइक्रो म्यूटेशन का मतलब होता है कि म्यूटेशन एक वेरी स्मॉल जगह पर क्या होता है, अफेक्ट करता है। तीसरा होता है मैटरनल डिसऑर्डर। मैटरनल डिसऑर्डर की बात करें तो मैटरनल डिसऑर्डर के अंदर आता है सीवियर मैटरनल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द मदर आल्सो अफेक्ट द फीटस। मैटरनल डिसऑर्डर का मतलब होता है जो फीटस को क्या करते हैं, अफेक्ट करता है, उसकी मदर को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ मैटरनल डिसऑर्डर है। पहला है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और इंसुलिन क्या होता है, कम हो जाता है। और नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो अगर
रैंडम ब्लड शुगर 150 तक भी है तो आदमी क्या है, नॉर्मल है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज, ये सेकंड नंबर का डायबिटीज का टाइप है। इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रेशन एंड डेवलप टाइप ऑफ 2 डायबिटीज। इन सेकंड नंबर का डायबिटीज का टाइप है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। इसके अंदर क्या होता है, जो फीटस होता है जिसके अंदर होने वाला डायबिटीज है, इट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे इम्प्रूव द डिसअपियर डिलीवरी। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में डैमेज द हेल्थ ऑफ फीटस। Untreated, it may cause problems with pregnancy, including macrosomia, high birth weight, fetal malformation, and congenital heart disease. Increased fetal insulin may cause respiratory distress syndrome. In severe case, prenatal death occur a result of poor placental perfusion. यानी ये क्या होता है, अपनी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज फिटस के अंदर होता है। इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ डिजीज हो सकती है, जैसे कि हाई बर्थ वेट हो जाएगा, माल फॉर्मेशन या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाएगी। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और प्रीनेटल डेथ का भी कारण बन सकता है। अगला आता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया भी एक मैटरनल डिसऑर्डर है। ड्यूरिंग गैस्ट्रेशनल में कोज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ, रिटार्डेशन, मेंटल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड रेशियल डिफेक्ट, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती है अगर हाइपरथर्मिया हो जाएगा तो। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट में कोज ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल डेफिशिएंसी एंजाइम फिनाइल लैमाइन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि फिनाइल एमाइलमाइन हाइड्रोक्सिलेज के कारण होता है। जो फिनाइलैमाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कमी के कारण होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। द एसोसिएटेड डिसऑर्डर चिल्ड्रन फिनाइल माइक्रोसिफेली कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट एंड इंट्रायूटेराइन रिटार्डेशन। मैटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। चाहे किससे हो सकता है, मैनी मैटरनल इन्फेक्शन कोज बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अफेक्ट द एम्ब्रायो मैटरनल इन्फेक्शन एज फॉलोज। और ये क्या करता है, एम्ब्रायो की ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जिसके अंदर जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो इट को द सिस्ट फॉर्मिंग प्रोटोजोआ, सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है कौन, प्रोटोजोआ। और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी वे आर प्रेगनेंसी ह्यूमन अफेक्ट दिस इन्फेक्शन फोटोइटस रिजल्ट स्टिल बर्थ। इसमें क्या होता है, सीवियर ब्रेन डैमेज, विजन प्रॉब्लम, डिक्रीज द सिजोपेनिया और हिमेटोस्पेनोगैली होता है। और आता है रुबेला। रुबेला को अपन जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। इट ए प्रेग्नेंट वुमन अफेक्टेड फ्रॉम जर्मन मिजल्स। इट कोज कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम इन फीटस स्पेशली व्हेन मदर अफेक्टेड इन फर्स्ट टाइमेस्टर। रुबेला के अंदर जो मदर है वो फर्स्ट टाइमेस्टर के अंदर अफेक्ट होती है और इसे जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। और ये फीटस के अंदर ये सिम्टम्स है जो शो करती है, आई कॉन्टैक्ट, नियरेस्ट डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, डीपनेस और डेथ भी हो सकती है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया। वैक्सीनेशन 3 मंथ बिफोर 3 मंथ आफ्टर कंजेप्शन डिक्रीज द चांस ऑफ कंजेनाइटल रूबेला। वैक्सीनेशन से इसे बचाया जा सकता है। और भी कुछ डिजीज है जो जन्म से हो सकती है, उनको आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है कंसैंजिनिटी। कंसैंजिनिटी एक लैटिन वर्ड है जो बताता है कि जो भी अपनी रिलेटिव्स होते हैं उनसे अपना ब्लड ग्रुप होता है वो मैच, या ब्लड से रिलेटेड कंटेंट्स है वो मैच नहीं करने चाहिए। ब्लीड्स ब्लड कंसैंजिनिटी कहलाती है। डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु कैन रिलेट टू ईच अदर बिकॉज टू शेयर कॉमन एंसेस्ट्रस, शेयर ब्लड रिलेशनशिप, यानी ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड है। डेफिनेशन की बात करें तो कंसैंजिनिटी इज ए डिफाइन एज द मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, यानी मैरिज को क्लोज रिलेटिव के साथ नहीं करना चाहिए और अगर करते हो तो इसे कहते हैं कंसैंजिनिटी। द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड द कंसैंजिनिटी द एक्सप्रेशन ऑफ एबनॉर्मल जीन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। और इससे क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर अपन एक रिलेटिव से अगर मैरिज करते हैं या क्लोज रिलेटिव से मैरिज करते हैं तो दीज आर मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर एंड अंकल, फर्स्ट कजन, कॉमन रिलेशनशिप इन इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि ब्रदर सिस्टर से और अंकल से और नाइस से,
इनसे शादी नहीं होनी चाहिए। अगर करते हैं तो अपने देश के अंदर मोर कॉमन है ये, और इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर ये मोर कॉमन है। इसके कारण क्या हो सकता है, कंसजेनिटी हो सकती है ब्लड डिसऑर्डर की। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर कौन आते हैं, ब्रदर सिस्टर पेरेंट एंड चिल्ड्रन आर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, जिसके अंदर हाफ जीन क्रोमोसोम क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सेकंड डिग्री रिलेटिव के अंदर आते हैं अंकल आंटी नेफ्यू नाइस, यानी कि चाचा चाची और भतीजे और भतीजन, है ना। और ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी भी इसी के अंदर आते हैं। इनके अंदर क्या होता है, अपने 1/4 जीन होते हैं, वो मिले हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वो होता है थर्ड डिग्री रिलेटिव, जिसके अंदर फर्स्ट कजिन, हाफ अंकल आंटी एंड हाफ नेफ्यू। ठीक है, अगला आता है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंसिजिमिटी। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, तो अपनी जो फैमिली की फैकल्टी होती है उनके अंदर ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, जिससे क्या क्या हो सकता है। तो सोशल बेनिफिट तो ये है कि प्रॉपर्टी और मैनी फैमिली चीज़ें वो स्टे हो जाती हैं। अब एक चीज़ आती है, वो आती है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट डिफाइन द पासिंग ऑफ प्रेगनेंसी प्रायर टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ 20 गेस्टेशनल वीक। यानी 20 सप्ताह से पहले ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन जिससे प्रेगनेंसी क्या हो जाए, पासिंग हो जाए, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इट इम्प्लाई द डिलीवरी ऑफ ऑल ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्शन विथ और विदाउट फीटस वेट लेस देन 500 ग्राम। और वेट कितना होता है फीटस का, 500 ग्राम से कम। 80% स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर इन 12 वीक गेस्टेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा 80% से ज़्यादा अबॉर्शन 12 वीक से पहले ही हो जाते हैं। टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की बात करें तो पहला है थ्रेटनिंग अबॉर्शन, अगला है इनएविटेबल अबॉर्शन, अगला है कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। थ्रेटन अबॉर्शन का बात करें तो द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्ट बट कंटिन्यूटेड और प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, है ना। इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करें तो इट इज अर्ली प्रेगनेंसी विथ वेजाइनल एंड डायलेशन सर्विक्स, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जल्दी प्रेगनेंसी का कंज्यूम हो जाना या वेजाइनल या सर्विस का डायलेशन ज़्यादा हो जाना। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जो कंजप्शन हुआ है कंप्लीटली क्या हो जाए, बार्न हो जाए, उसे कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है व्हेन द प्रोडक्ट कंजप्शन इज नॉट एक्सपेक्ट, यानी पूरा प्रोडक्ट बाहर नहीं आए। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि फीटस डेड हो जाता है और यूटेराइन डिवाइस यूटेराइन के अंदर ही क्या होता है, रहता है। सेप्टिक अबॉर्शन, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। और सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब होता है किसी इन्फेक्शन के कारण अगर अबॉर्शन हो रहा है, सेप्टिक अबॉर्शन कहलाता है। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एंडोक्राइन फैक्टर जैसे कि लो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एनी इन्फेक्शन एंड डिजीज हो सकती है, एज ऑफ मदर हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस, केमिकल, हैवी यूजेज, टोबैको। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की तो लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, लॉस ऑफ सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी लाइक मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें, 3 प्रकार का मैनेजमेंट होता है यूजुअली। मैनुअल वैकम एस्पायरेशन होता है, दूसरा होता है डायलेशन एंड करेटेज और तीसरा होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन का मतलब होता है द रिमेनिंग टिश्यू इज यूट्रस कैन बी रिमूव बाय द सिरिंज, यानी यूट्रस के अंदर जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है उसको सिरिंज के थ्रू बाहर निकालो। डायलेशन एंड क्यूरेटेज की बात करें तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर सर्विक्स को डायलेट करके जो भी स्कार्प एंड लाइनिंग है उसे यूट्रस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और जो टिश्यू है उसको भी रिमूव किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मिसोप्रोटोसोल और माइनफ्रीप्रिस्टोसोल एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसकी ध्यान रखना है।
अगली बात करें तो एक प्रेगनेंसी वुमन गेन 11 किलो वेट ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी पीरियड। एक प्रेग्नेंट मदर है, वो 11 किलो वेट गेन कर लेती है प्रेगनेंसी के दौरान। द प्रेग्नेंट वुमन लाइकली क्रेव सर्टेन फूड बट हेल्दी फ्यूचर ऑफ ए मदर अनबोर्न चाइल्ड। और 300 कैलोरी ही रिकमेंडेड करना चाहिए एक मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगली चीज आती है फूड एलर्जी। आपने सुना होगा कि किसी को खाने से एलर्जी है। अब खाने से एलर्जी का मतलब राइस से भी हो सकती है, वीट से भी हो सकती है, या कोई अदर आइटम से भी हो सकती है। ये फूड एलर्जी इज इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू ए फूड प्रोटीन। द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी इन एडल्ट आर दोज द फिश, एग एंड पीनट। यानी फूड एलर्जी एक इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है जो ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है एग से, पीनट से और फिश से। द फूड प्रोटीन ट्रिगर एलर्जिक रेस्पॉन्स द टर्म्ड फूड एलर्जन। और जो फूड एलर्जी करते हैं उससे कहते हैं फूड एलर्जन। द एलर्जिक पर्सन शुड अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ एलर्जिक फूड। और एलर्जिक पर्सन को जितने भी एलर्जिक फूड्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सीवियर सिस्टमेटिक एलर्जी रिएक्शन दे कैन रिजल्ट इन डेथ। और सीवियर एलर्जी के रिएक्शन क्या करते हैं, डेथ को भी अंजाम दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं नोजिया और वोमिटिंग, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग स्पेशली आई लिपिड, फेस, लिप्स, टंगल एंड डायरिया। एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, रनिंग नोज हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस और ब्रीथ हो सकती है। सिम्टम ऑफ IgE एलर्जिक रिएक्शन कैन टेकन प्लेस द फ्यू मिनट ऑफ एन आवर। और जो IgE रिएक्शन है ये टेस्ट अपन 1 आवर के अंदर कर सकते हैं। पैथोलॉजी ऑफ फूड एलर्जी। पैथोलॉजी क्या होती है, तो सेंसिटिव इंडिविजुअल के अंदर इम्यून सिस्टम क्या करता है, IgE एंटीबॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एलर्जेंस के प्रति। तो नंबर ऑफ एलर्जेंस होते हैं वो क्या करते हैं, ओ एडिमा और अदर सिम्टम्स क्या करते हैं, बताता जाए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं। पहला होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, टिनी अमाउंट के अंदर सस्पेक्टेड एलर्जन जो पैलेस होती है वो स्किन से प्रिक करके और पता लगाया जाता है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर IgE एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एलर्जी कहते हैं। द फूड एलर्जी कैन बी प्रिवेंट बाय द अवॉइडेंस ऑफ फूड एंड बी आइडेंटिफाई एन एलर्जन। और अगर फूड एलर्जी की बात करें तो फूड एलर्जी से बचने के लिए जो भी फूड एलर्जन है, जिनसे भी आपके फूड की एलर्जी हो रही है, उनको अवॉइड करना है। यही इसका क्या होता है, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। उनका पता लगाना है और उनको अवॉइड करना है। और ये डाउन सिंड्रोम है, ज़्यादातर कौन सी एज के अंदर होती है वो देख सकते हैं आप। 20 साल की एज में 200 में से 1 पाया जाएगा, 30 साल के अंदर 900 में से 1 पाया जाएगा, 35 साल की एज के अंदर 350 में से 1, और 36 साल की एज के अंदर 450 के आसपास, 38 साल की एज के अंदर 180 के आसपास, 40 साल की एज के अंदर 110 के आसपास, 42 साल की एज में 70 में से 1, और 44 साल की एज में 40 में से 1। और कुछ इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इन्वेजिव का मतलब होता है कि किसी चीर फाड़ करके उसका पता लगाते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, फीटस के अंदर, उसको बाहर निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एक प्रोसेस होती है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द एमनियोटिक सेक। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है एमनियोटिक सेक से। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर आर यूज टू कलेक्ट द फ्लूइड एंड डायग्नोसिस सम जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक सेक से निकाला जाता है और डायग्नोसिस किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। एक प्रोसीजर के अंदर USG गाइडेंस करती है। चौदह से 18 वीक क्या होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेगनेंसी के अंदर टाइम होता है, किसका,
एम्नियोसेंटेसिस का। अगला आता है क्रोनिक विलस सैंपलिंग। दिस टेस्ट मेड द अर्ली प्रेगनेंसी टू डिटेक्टिंग द एबनॉर्मलिटीज इन द fetus in which tissue sample in a from the विली ऑफ क्रोनिक प्लेसेंटा। क्रोनिक प्लेसेंटा से लिया जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है, और ये परफॉर्म 10 to 12 वीक के अंदर किया जाता है प्रेगनेंसी के। अब एक टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कपल टू कंजीव अप 1 year of marriage life below the female age of 35 up to 6 months above 35 year of female age with a normal contraceptive free sexual relation। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। पढ़ के जाना, कई बार आईएचएस ने पूछा है, अदर एग्जाम में पूछा है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक कपल बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किए और 35 एज तक भी बिना कोई प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। और उनके मैरिज को हुए लगभग 1 year का टाइम हो चुका है। इनफर्टिलिटी के अगर टाइप्स की बात करें, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें, दिस इज ए टर्म यूज व्हेन कपल हैव नेवर बीन टू कंज्यूम। प्राइमरी के अंदर कपल कंज्यूम ही नहीं कर पाता है। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन द टर्म यूज व्हेन डिफिकल्टी इन कंज्यूमिंग आफ्टर दे हैव कंज्यूमिंग कैरी ए वुमन ऑल प्रेगनेंसी प्रीवियसली। सेकेंडरी के अंदर एक मदर पहले सारी प्रकार की प्रेगनेंसी को कंज्यूम कर चुकी है, पर अब कंज्यूम करने के अंदर डिफिकल्टी हो रही है। कोज ऑफ पेन, कोज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैन। स्पर्म के अंदर एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं हो रही है तो क्या हो सकती है? स्पर्म एबनॉर्मलिटी है, लो स्पर्म क्वालिटी, या तो स्पर्म के काउंट कम है या लो स्पर्म क्वालिटी है। जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब यह होता है कि लो स्पर्म काउंट। एस्टेनोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब होता है, ये कोज होता है तो इम्प्रॉपर पंपिंग डैम सीमन इन बैकवर्ड इन द ब्लैडर। इटियोलॉजी की बात करें तो लैक ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक फैक्टर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड्रोमायोट्रोसिस। ये क्या होता है? ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू के बारे में। अब इसका डायग्नोसिस टेस्ट क्या होते हैं? तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी का पता लगाएंगे, क्या काम करती है, एनी वर्किंग का, हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकेशन, कोई अलग मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रही है, और मेडिकल प्रॉब्लम क्या है उसका पता लगाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? इनफर्टाइल का डायग्नोसिस करेंगे। सीमन एनालिसिस करेंगे। सीमन एनालिसिस में क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पर्म जांचेंगे, स्पर्म का वॉल्यूम जांचेंगे। एबनॉर्मलिटी इन शेप, साइज एंड स्पर्म इन इनफर्टिलिटी। स्पर्म की एबनॉर्मलिटी का पता लगाएंगे, उसकी शेप का, उसकी साइज का। ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर हार्मोनल लेवल ऑफ मिनरल। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करेंगे, और इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट भी करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला है चेंज इन लाइफ स्टाइल। जो भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। सीरम काउंट कैन बी अडोप्टिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। उसे बोलेंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। आवर वेट मैन शुड बी रिड्यूस देयर वेट। आवर वेट है तो उससे वेट को रिड्यूस करने के लिए बारे में बताएंगे। अवॉइड आवर हेल्दी ऑफ द टेस्टिस, और हेल्दी टेस्टिस को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। डायरेक्टरी कंसिडरेशन, डाइट के बारे में बताएंगे कि उसको फ्रेश फ्रूट और नॉन वेजिटेबल चीज़ों को क्या करना है? रिच करना है। फिश और फिश ऑयल को बारे में बताना है। और डेली सप्लीमेंट्स के अंदर जिंक एंड फोलिक एसिड को क्या करना है? इंक्रीज करना है। अब एक चीज़ आती है ARI, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो ये क्या करती है? हेल्प करती है। जो भी पर्सन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं प्रेगनेंसी को, उनको असेस करती है। अब आती है AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि
कृत्रिम विधि के द्वारा यूट्रस के अंदर क्या डालना, स्पर्म डालना। इट इनवॉल्व प्लेसिंग ऑफ द स्पर्म डायरेक्टली आइदर द सर्वाइकल इनटू द यूट्रस। ये जो सर्विक्स होती है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर स्पर्म को क्या करना, डायरेक्टली प्लेस करना। आईवीएफ की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब एक फर्टिलाइजेशन करवाना गाय के अंदर लेबोरेटरी के अंदर। ये बेस्ट ओपिनियन होता है वुमेन का जब डैमेज फैलोपियन क्या होती है, डैमेज हो जाती है। दूसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन दिस मैन सीमन इज यूज टू आर्टिफिशियली सीमन और सेकेंडरी एसाइट डोनर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डोनर यूटेराइन ट्यूब ए जाइगोट ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर इन द इनफर्टाइल वुमन। यानी कि स्पर्म और एग को किसी लैब के अंदर क्या करना, फर्टिलाइज करवा के और उसी मदर के अंदर क्या करना, ट्रांसफ़र करना। एक आता है जीआईएफटी। जीआईएफटी की फुल फॉर्म होती है गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इन दिस प्रोसीजर ए वुमन इज गिवन एफएसआई टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल सेकेंडरी एकोसाइट्स aspirate the solution containing sperm and them immediately into the uterine tube। अगला आता है जेडाईएफटी। जेडाईएफटी के अंदर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम एंड जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। अब मेंडल थ्योरी की बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के कौन है, तो मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल सन ऑफ पुअर फैमिली। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, गरीब परिवार से हैं। इसका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ हुआ, तो नियर बर्न इन ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ। आफ्टर ये इसका परिचय है मेंडल का, आप खुद पढ़ सकते हैं, है ना। के अंदर एक काफ़ी अच्छा टॉपिक आता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम आल्सो नोन एज ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम क्या होती है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर कोज बाय प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21वें क्रोमोसोम की क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड द फिजिकल ग्रोथ डिले, माइल्ड एंड मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड करेक्टराइज फेशियल फीचर। और इसके अंदर क्या होते हैं, फिजिकल ग्रोथ डिले हो जाता है और माइल्ड और मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और फेशियल फीचर भी क्या होता है, कम हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो माइक्रोसिफेली का मतलब आगे जानेंगे। फ्लैट फेस विथ अपवर्ड स्लैंट टू द आई, शॉर्ट एंड वाइड नेक, स्मॉल लो सेट ईयर, फ्लैट नेजल ब्रिज एंड प्रोट्रूडिंग टंग, यानी उसका फ्लैट फेस हो जाता है। ब्रूइस फील्ड स्पॉट, शॉर्ट बोर्ड एंड फिट विथ ए सिंगल क्रीसेज palm of their hands, small pinky fingers toward the thumb, excessive space between large toe and second toe, मसल्स हाइपोटोनिया। ठीक है, इसके बाद बात हो जाती है प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की बात करें। लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिश रिसर्च ऑफ डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई वुमेन एंड प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाई रिस्क ऑफ age alone if the woman choose after counseling associated with she is produce invasive testing. First trimester scanning the trisomy 21 twin pregnancy is possible and practical using combination much transplasticness and maternal biochemistry. रोल ऑफ नर्स बात करें अगर डाउन सिंड्रोम के अंदर तो द पेशेंट ऑफ चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम मस्ट बी प्रोवाइड द हाई लेवल ऑफ सपोर्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन असेंशियल ऑफ इफेक्टिव आउटकम ऑफ हेल्थ केयर। यानी पेशेंट को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। कंडक्ट द काउंसलिंग सेशन ए पेरेंट एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर, एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है। एंश्योर दैट पेरेंट्स होल्ड विथ चाइल्ड, एनहांस अर्ली पेरेंट चाइल्ड बोथ।
उसे डिस्चार्ज प्लान के बारे में बताना है, सेल्फ केयर के बारे में, फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, सपोर्ट ग्रुप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताना है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताना है और थेरेपी स्पीच थेरेपी के बारे में बताना है। एक अगला टॉपिक आता है जीन थेरेपी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन थेरेपी की बात करें, डेफिनेशन, जीन थेरेपी इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू एग्जिस्टिंग सेल इन टू प्रिवेंट और क्योर वाइड रेंज ऑफ डिजीज। ये जीन थेरेपी के मतलब ये होता है कि जीन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है और उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है उसके बारे में बताना है। और ये टेक्निक बताती है कि डिफेक्टिव जीन कौन कौन से हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज डेवलपमेंट के अंदर। टाइप ऑफ जीन थेरेपी की बात करें तो पहली आती है सोमेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी क्या होती है सुनिए। थेरेप्यूटिक जीन ट्रांसफर इनटू द सोमेटिक सेल। तो थेरेप्यूटिक जीन होती है उसे सोमेटिक सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बोन मेरो सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल, etc. At present, all researchers are directed correct genetic defect in somatic cell. Gene introduced into egg and sperm. It is a heritable pass to the gene generation for safety ethical. अब अगला आता है अप्रोचेज इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर अप्रोचेज क्या होती है तो इन विवो जीन थेरेपी। इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ जीन इनटू द सेल ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू इन द बॉडी। एक्स विवो जीन थेरेपी का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ जीन कल्चर्ड सेल इन रिंसर्शन। एग्जाम्पल ऑफ एक्स विवो जीन थेरेपी की बात करें तो फर्स्ट जीन थेरेपी की बात करें तो टू करेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडिनोसिन एंड डीएमिनेज। और आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट एम टू डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर make up human DNA and all gene of content. The idea pick in 1984। यह आइडिया कब आया 1984। गवर्नमेंट वैन प्लानिंग स्टार्ट प्रोजेक्ट इन लॉन्च इन 1990 और डिक्लेयर कब हुआ 2003 के अंदर। गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल है तो टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल द 20,000 से 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA फ्रॉम ए फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट to determine the sequence of 3 million chemical base pair that make up human DNA, to store these informative in database, to discover more efficient technology in data analysis, allow the private sectors assess the information technology that arise the project, also to sequence the genomic of other organisms are important to medical research such mouse, Drosophila, etc. to address ethical, legal and social issue। अगला टॉपिक आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है तो जेनेटिक टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट आइडेंटिफाई चेंज इन क्रोमोसोम, जीन एंड प्रोटीन। द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक टेस्ट कन्फर्म रूल आउट ऑफ सस्पेक्टेड जेनेटिक condition or help determine a person chance to developing or passing on a genetic disorder। टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग की बात करें तो कैरी टेस्टिंग और प्रीनेटल टेस्टिंग। कैरी टेस्टिंग की बात करें तो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई पीपल हु कैन वन कॉपी ऑफ ए म्यूटेशन दैट व्हेन प्रेजेंट टू कॉपीज कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रीनेटल टेस्टिंग की बात करें तो इट इज यूज टू डिटेक्ट चेंज इन फिटस जीन और क्रोमोसोम बिफोर बर्थ। प्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो इन्हीं ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विच ए पर्टिकुलर जेनेटिक क्रोमोसोम डिसऑर्डर। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात करें तो इट इज कैरिड आउट ए लार्ज सेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न population and provide a mean to identify infant have a increased risk of developing genetic disorder such as phenylketonuria। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की बात करें तो इट इज यूज जस्ट आफ्टर बर्थ टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रीट अर्ली इन टू प्रिवेंट डिसऑर्डर
फॉर एग्जाम्पल फिनाइलकेटोनुरिया प्रोटीन फ्री डाइट. Benefit of genetic testing: early screening and preventing measures, future planning and life preparation, lifestyle adaptation, decrease confusion, anxiety, psychological stress relief, reproductive choice, inform extended family member. अब अगला टॉपिक आता है जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें, जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नॉलेज अबाउट द जेनेटिक आस्पेक्ट ऑफ इलनेस shared trained professional with those who are the increased risk they are having heritable disorder passing on their offspring. कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एक नॉलेज और ट्रेंड प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, हेरिटेबल डिसऑर्डर होते हैं, इनके बारे में बताते हैं. इंडिकेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें तो बर्थ डिफेक्ट के बारे में बताती है पेशेंट और फैमिली को, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताती है, एडवांस मैटरनल एज के बारे में, अर्ली ऑनसेट कैंसर इन फैमिली, मिस कैरिज के बारे में बताती है, माल फॉर्मेशन के बारे में बताती है और टेंडेंसी डेवलप ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताती है. यूजेज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें तो जेनेटिक काउंसलिंग है इज द प्रोसेस ऑफ एडवाइजिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली अफेक्टेड और ए रिस्क ऑफ genetic disorder to help them understand and adapt to a medical, psychological and familial implication of genetic and attribution to disease. This field is considered necessary in the implementation of genomic medicine. Role of nurse in genetic counseling की बात करें to refer in the child to the client to the counselor to make assessment of the patient, to maintain privacy and confidently to give emotional support to the client during genetic counseling, to help in follow up the patient, to maintain the record of patient, to explain need of review in setting. जाते जाते मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ, ये ज़रूर करके जाना. जीन थेरेपी है ना, जेनेटिक काउंसलिंग, इनको तो पढ़ के ही जाना आप लास्ट में. इसके अलावा हंटिंगटन डिजीज, सेक्स डिटर्मिनेशन, इनफर्टिलिटी, डाउन सिंड्रोम, जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. इनमें से मैंने जीन थेरेपी आपको बता दी, जेनेटिक काउंसलिंग बता दी. इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन, इनफर्टिलिटी मैंने बता दी. इसके अलावा डाउन सिंड्रोम मैंने बता दिया. और जो चीज़ नहीं बताई है वो आप चैट जीपीटी वगैरह से कहीं अलग बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं. ये 8 टॉपिक आपको ज़रूर देख के जाने. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम. वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना. नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना अगर क्लास कैसी लगी. फिर मिलते हैं अपडेट के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.